सियासत की शतरंज देखकर अगली चाल का अंदाजा लगाने का शौक रखते हैं तो मन में कौतूहल मचा ही होगा। इस कौतूहल में निकल रहे होंगे कुछ सवाल। आखिर नरेंद्र मोदी कैबिनेट का विस्तार कब होगा, किसकी छुट्टी होगी और किसे दी जाएंगी नई जिम्मेदारियां। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी भाजपाई खेमे के ये वो नाम हैं जिनकी चर्चा तेज है। किसी न किसी वजह से नजरें टिकी हैं कि इन बड़े नामों के साथ क्या होने वाला है। इंतजार तो आम आदमी पार्टी छोड़कर आए राघव चड्ढा, तृणमूल कांग्रेस और शिवसेना उद्धव गुट के बागियों को भी होगा कि उनके किए का फल क्या मिलेगा। एंट्री या एग्जिट की पटकथा लिखी तो जाएगी, लेकिन प्लॉट में है खूब सारे समीकरण। पहला समीकरण है 2027 में 5 राज्यों में होने वाला विधानसभा चुनाव। दूसरा समीकरण है 2029 में होने वाला लोकसभा चुनाव, क्योंकि अब जो टीम बनेगी वही 2029 का मैच खेलेगी। तो चलिए जरा विस्तार से ये पूरा गुणा गणित समझते हैं। देखते हैं कि लुटियंस की सड़कों से लेकर पत्रकारों की बैठकी तक में क्या क्या अटकलें और खबरें तैर रही हैं। नमस्कार, मेरा नाम है रविशंकर, आप देख रहे हैं खबरगांव। 2013 के आखिरी महीनों में हुई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस याद कीजिए। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह के दाईं तरफ बैठे थे गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी। सैकड़ों न्यूज चैनल्स के सामने राजनाथ सिंह ने ऐलान किया था नरेंद्र मोदी को आगामी लोकसभा चुनाव में भाजपा की ओर से प्रधानमंत्री कैंडिडेट घोषित किया जाता है। उन्हीं राजनाथ सिंह को लेकर अब चर्चाएं चल रही हैं कि क्या कैबिनेट में होने वाले बदलाव में उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री हैं, लखनऊ से लोकसभा सांसद हैं और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। उसी उत्तर प्रदेश में 2027 में चुनाव होने वाला है, यानी अगले बरस। तो क्या ऐसा हो सकता है कि राजनाथ सिंह को कैबिनेट की जिम्मेदारियों से मुक्त कर दिया जाए? बीजेपी उनके अनुभव का इस्तेमाल यूपी के बड़े और बेहद जरूरी मुद्दों में करे। 2024 लोकसभा चुनाव में बीजेपी के 400 पार वाले सपने को सबसे बड़ा धक्का उत्तर प्रदेश में ही लगा था। सपा ने सूबे की 80 में से 36 सीटों पर जीत हासिल की थी। बीजेपी का आंकड़ा 33 पर ही रुक गया था, यानी उत्तर प्रदेश चुनाव बीजेपी के लिए परीक्षा है। तो चर्चाएं हैं कि पार्टी इस परीक्षा में पास होने के लिए अपने दिग्गजों को पूरी तरह उत्तर प्रदेश में झोंक देने की तैयारी में है। वैसे भारतीय राजनीति में ये टेम्पलेट नया नहीं है। 1963 में कुछ इसी तरह का प्रयोग कांग्रेस ने किया था। राजनीतिक इतिहास में इस प्रयोग को कामराज मॉडल का नाम दिया जाता है। शिथिल होती कांग्रेस को सक्रिय करने के लिए कामराज ने तब प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को सुझाव दिया था, जिसके बिना पर कांग्रेस ने अपने 6 मुख्यमंत्रियों और कुछ वरिष्ठ मंत्रियों से इस्तीफा लिया और संगठन के काम में लगा दिया। अब चलते हैं दूसरे नाम की ओर। केंद्रीय परिवहन मंत्री और लगातार हेडलाइन में जगह बनाए हुए नितिन गडकरी एथेनॉल विवाद की वजह से सुर्खियों में है। सरकार अब देश भर में 20% एथेनॉल वाला पेट्रोल माने E20 पर गाड़ियां दौड़ाना चाहती है। नितिन गडकरी इसके सबसे बड़े प्रमोटर रहे हैं और वो एथेनॉल को भविष्य का ईंधन मानते हैं। इस मामले में विवाद तब बढ़ा जब विपक्ष ने इसे आम जनता पर नुकसान वाला एक्सपेरिमेंट बताया। शिकायतें आने लगी कि E20 से गाड़ियों का माइलेज कम हो गया है और इंजन को नुकसान पहुंच रहा है। खबरगांव ने इस मामले में बाइक चालकों और मोटर मैकेनिक से बात की है। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वीडियो देख सकते हैं। हालांकि इस मामले में गडकरी ने चैलेंज करते हुए कहा था कोई एक भी ऐसी गाड़ी दिखा दे जो E20 पेट्रोल से खराब हुई हो। लेकिन मामला तब बिगड़ा जब सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में यह मान लिया कि एथेनॉल ब्लेडिंग अभी एक ऑनगोइंग एक्सपेरिमेंट है, जिसके नतीजे अगले साल तक पता चलेंगे। इस पूरे विवाद के केंद्र में गडकरी ही हैं, जिसकी वजह से उनका नाम कैबिनेट रिशफल से जोड़ा जा रहा है। चर्चा है कि गाड़ियों के बदलते तेल के चक्कर में गडकरी का पोर्टफोलियो बदल सकता है। लेकिन यहां भाजपा पर संघ यानी आरएसएस की परमिशन का दबाव भी होगा। जग जाहिर है कि गडकरी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के दुलारे हैं, वहीं से आए हैं। ऐसे में उनका पोर्टफोलियो बदलना पार्टी के लिए आसान नहीं होगा। इन दो नामों के साथ सबसे ज्यादा चर्चा है शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की। कारण बहुत से हैं, नीट पेपर लीक होना, एग्जाम पोस्टपोन होना, उनके खिलाफ प्रदर्शन होना, एनटीए से अलग शिक्षा विभाग का बयान और सीबीएसई ओएसएम विवाद। नीट यूजी 2026 का पेपर लीक हो गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर खुद धर्मेंद्र प्रधान ने पेपर लीक की जिम्मेदारी ली। डिजिटल स्पेस में बने कॉकरोच जनता पार्टी ने नीट पेपर लीक मामले में धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ प्रोटेस्ट शुरू कर दिया। 20 जून से दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट चल रहा है। सीजेपी के फाउंडर अभिजीत दीपके कह चुके हैं कि प्रोटेस्ट तभी खत्म होगा जब धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री के पद से इस्तीफा देंगे। इस्तीफे की मांग करते हुए ही जंतर मंतर पर ही सामाजिक कार्यकर्ता और पर्यावरणविद सोनम वांगचुक 28 जून से भूख हड़ताल कर रहे हैं।
सवाल है कि क्या बीजेपी सरकार प्रधान से इस्तीफा लेगी? 2014 से देश में चल रही नरेंद्र मोदी सरकार का ट्रैक रिकॉर्ड बताता है कि अब तक इस तरह की सुर्खियां और धरना प्रदर्शन की वजह से किसी मंत्री का इस्तीफा नहीं हुआ है। इस सवाल का पुख्ता जवाब तो नहीं है कि कैबिनेट विस्तार में धर्मेंद्र प्रधान के साथ क्या होगा, लेकिन राजनीति में कहते हैं कि कम कहे को ज्यादा समझना चाहिए। यही कहीं पर निगाहें कहीं पर निशाना का फॉर्मूला काम करता है। धर्मेंद्र प्रधान का 26 जून को जन्मदिन था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर उन्हें जन्मदिन की बधाई दी। लिखा, केंद्रीय मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान जी को जन्मदिन की बधाई। वे राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने की दिशा में सराहनीय प्रयास कर रहे हैं, जिसका उद्देश्य भारत को ज्ञान, शिक्षा और नवाचार का केंद्र बनाना है। उनके लंबे और स्वस्थ जीवन की कामना करता हूं। इस बधाई के बाद संभावना कम ही है कि शिक्षा मंत्रालय में कुछ उलटफेर हो। यह भी ध्यान रखिए कि शिक्षा मंत्रालय बीजेपी की वैचारिक प्रतिबद्धता के लिहाज से सबसे जरूरी मंत्रालय है। अब बात वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की। कारण साफ है, इकोनॉमिक फ्रंट, रुपए के कमजोर होने से लेकर महंगाई तक। लेकिन नोटिस करने वाली बात है कि अमेरिका, इजराइल और ईरान युद्ध के बीच देश की इकोनॉमी को लेकर इतनी बहसें हुई, लेकिन वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पूरी तरह सीन से गायब रही। चर्चा है कि वित्त मंत्रालय में बदलाव हो सकता है। इस भूमिका में पूर्व आरबीआई गवर्नर का नाम चल रहा है। मौजूदा वक्त में प्रधानमंत्री मोदी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी 2 हैं, जबकि पहले सेक्रेटरी पीके मिश्रा हैं। तो 1980 बैच के तमिलनाडु के आईएएस अधिकारी हैं। दिसंबर 2018 से दिसंबर 2024 तक आरबीआई के गवर्नर रहे हैं। वित्त मंत्रालय दिया जाता है तो वो पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह और पूर्व वित्त मंत्री सीडी देशमुख की श्रेणी में शामिल हो जाएंगे। दरअसल सीडी देशमुख आरबीआई के पहले गवर्नर थे और उन्हें 1950 से 1956 तक वित्त मंत्री के तौर पर काम करने का मौका मिला था, जबकि मनमोहन सिंह 1982 से 1985 तक आरबीआई गवर्नर रहे। इसके बाद 1991 से 1996 तक देश के वित्त मंत्री रहे। फिर 2004 से 2014 तक देश के प्रधानमंत्री। किसी भी सदन के सदस्य नहीं है, लेकिन खबरें हैं कि उन्हें 6 महीने के अंदर उत्तर प्रदेश से राज्यसभा भेजा जा सकता है, क्योंकि नवंबर 2026 में उत्तर प्रदेश की 10 राज्यसभा सीट खाली हो जाएंगी। अब बात करेंगे हरदीप पुरी की। कारण सीधा सा है, विपक्ष ने आरोप लगाया था कि उनका नाम एप्स्टीन फाइल्स में है। इसके लिए विपक्ष ने सदन में यह मुद्दा खूब जोर से उठाया था। दूसरी चीज ये कि हरदीप पुरी की उम्र भी 74 साल हो चुकी है। ऐसे में हरदीप पुरी की जगह तरुण चुग का नाम आगे बढ़ाया जा सकता है। तरुण चुग पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कमेटी का हिस्सा हैं। ये नाम खबरों में है, चर्चा के लिए ग्राउंड भी है, लेकिन इन नामों के साथ कुछ ऐसे भी सांसद हैं जो कुनबा बदल कर आए हैं और उनकी नजरें कैबिनेट विस्तार पर हैं। सिलसिले की शुरुआत हुई थी आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद रहे राघव चड्ढा के साथ। राघव 7 सांसदों के साथ भाजपा में शामिल हो गए थे। आपके पास कुल 10 राज्यसभा सांसद थे। इस लिहाज से ये बड़ी टूट थी। तो चर्चा है कि राघव चड्ढा को कैबिनेट में जगह मिल सकती है। 2027 में पंजाब चुनाव भी है, जहां 2022 के चुनाव में आपने जीत हासिल की थी। तब कहा गया था कि पंजाब की जीत में राघव चड्ढा का बहुत बड़ा रोल है। तो यह भी हो सकता है कि बीजेपी उन्हें पंजाब में ही इस्तेमाल करे। आम आदमी पार्टी से अलग होकर 7 सांसद आए, टीएमसी से अलग होकर 20 सांसद और शिवसेना उद्धव गुट से अलग होकर 6 सांसद एनडीए में शामिल हुए। इनमें भी सबसे बड़ा गुट टीएमसी का ही है, क्योंकि इनके सांसद नीतीश कुमार की जेडीयू और चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी से भी ज्यादा हैं। लेकिन सवाल यही है कि क्या इन बागियों में से कोई एक बड़ा नेता सबका नेतृत्व करके मंत्री पद हासिल कर पाएगा? बात शिवसेना उद्धव गुट की करें तो 6 सांसद की बगावत से एकनाथ शिंदे की ताकत बढ़ी है, यानी अब शिंदे के पास हो गए हैं 13 सांसद, जो जेडीयू के 12 से ज्यादा हैं। हालांकि इतने ही सांसदों के साथ जेडीयू के पास 2 मंत्री पद हैं। पहला मिला है राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह को। इनके पास हैं पंचायती राज मंत्रालय और मत्स्य पालन और डेयरी मंत्रालय। दूसरे हैं रामनाथ ठाकुर, इनके पास है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। माने शिंदे गुट और टीएमसी के बागी सांसद जो स्पीकर से एनडीए को सपोर्ट करने का ऐलान कर चुके हैं, मोदी कैबिनेट में और राज्य में ज्यादा मंत्रालयों की मांग कर सकते हैं। फिलहाल ये जितने भी नाम हैं सब कुछ मीडिया रिपोर्ट्स और सोशल मीडिया के हवाले से चर्चाओं की गलियों से निकाले गए हैं। असल में कैबिनेट की दिशा और दशा क्या होगी, ये जानने के लिए हम सबको इंतजार करना ही होगा। आपके मन में भी अगर कोई नाम चल रहा हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो को रिकॉर्ड किया है सर्वेश ने, शुक्रिया।